जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था। लाइव क्लास चली थी, पर कुछ दिक्कत होने की वजह से मुझे ऐसे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना पड़ रहा है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाती जो थे, यानी बिंदुसार का बेटा जो सम्राट अशोक हुआ, यानी अशोक, जो 269 से लेकर 332 तक शासन करता है, ठीक है। 69 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में इतिहास में बता दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखी है फर्स्ट क्लास, तो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा पीडीएफ के द्वारा। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, इनका जन्म किसका, सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व और ईस्वी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट वीडियो आज जाकर आप देख सकते हैं। तो इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में क्या नाम है, पटना। क्या नाम है, पटना। पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसी कोई दिक्कत? तथा माता का नाम था शुभांगी, जिसको धर्मा भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, धर्मा। देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि मगध महाजनपद, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, मगध मगध महाजनपद, मगध साम्राज्य बोल सकते हैं या महाजनपद, यही एक महाजनपद था। सबसे पहले मैंने इतिहास में आपको पढ़ाया था प्राग ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ाया था, प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने देखा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ये इन सब के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल में हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा, और ऐतिहासिक काल में जो कि 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन इतिहास काल, मध्य ऐतिहासिक काल और आधुनिक ऐतिहासिक काल, जिसमें ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा सबसे पहले मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में वैदिक सभ्यता पढ़ा पहले। वैदिक सभ्यता में छोटे छोटे गांव मिलके जनपद बने, और बड़े बड़े छोटे छोटे जनपद मिलके महाजनपद बन गए। उसमें एक महाजनपद था मगध महाजनपद, जिस पे राजाओं का शासन स्टार्ट हुआ। उसमें सबसे पहला वंश आया था हर्यक वंश, जिसके राजा थे बिंबिसार। कौन थे, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। और बिंबिसार का ही बेटा था अजातशत्रु, जो इनकी हत्या कर देता है और अजातशत्रु गद्दी पे बैठता है, जिसके समय पहली बोध संगीति होती है। अजातशत्रु के समय पहली बोध संगीति होती है। अजातशत्रु का ही बेटा होता है उदयन, जो उनकी हत्या कर देता है अजातशत्रु की, और वो गद्दी पे बैठता है। उदयन ने एक काम किया था, सोन नदी, गंगा नदी और गंडक नदी के बीच में एक शहर बसाया, जिसका नाम रखा गया पाटलिपुत्र, और वही आगे चल के उसका नाम क्या पड़ गया, पटना पड़ गया, ठीक है। उदयन के बाद उदयन के 3 बेटे हुए, अनिरुद्ध मुंडा और एक और थे जिनका नाम था नागदशक। और नागदशक की उसी के सेनापति रहता है शिशुनाग, जो उनकी हत्या कर देता है और शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। कौन सा वंश आ गया अब, शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश में क्या था, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, और इसी का बेटा था कालाशोक, जिसके समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई। कालाशोक, जिसके समय क्या हुई, दूसरी बौद्ध संगीति हुई। कालाशोक के बाद गद्दी पे इसी का बेटा है नंदीवर्धन। कौन आया, नंदीवर्धन, जिसकी हत्या इसी का सेनापति, नंदीवर्धन का ही सेनापति महापदम नंद ने कर दिया चाकू घोंक के। और किस वंश का स्थापना कर दिया, नंद वंश। किस वंश का, नंद वंश का। और महापदम नंद का ही बेटा था। महापदम नंद के बाद गद्दी बैठा घनानंद, और घनानंद के ही समय आया था सिकंदर, जो कि मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया सिकंदर के बारे में, कब तक कितने दिनों तक भारत में रहा और क्यों वापस चला गया। सिकंदर के बाद गद्दी पे, सिकंदर के बाद जब छोड़ के गया, तो उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है, नंद वंश को हरा के, नंद वंश के घनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। मौर्य वंश में सबसे पहले गद्दी बैठते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो आपने देखा कितने अच्छे से मैंने आपको शुरू से लास्ट तक यहाँ तक रिवीजन करा दिया। तो अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इनकी माता का नाम था शुभांगी और पिता का नाम था बिंदुसार, जिनका अन्य नाम भी था धर्मा, यानी किसका, शुभांगी का। किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार
बौद्ध ग्रंथ जो हैं, हमारे जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, सॉरी मैंने आपको एक डिटेल और नहीं बताया, धार्मिक जो उस समय धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक चीज़ें जो थी उनके बारे में मैंने पढ़ा दिया, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में बता दिया। अभी इस्लाम धर्म, ठीक है, और ईसाई धर्म, ये कई धर्म हैं जो अभी बाकी है, ठीक है, तो उसके बारे में भी डिटेल से हम बता देंगे। तो बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक जो था ना, अशोक राजा बनने से पहले 99 भाइयों को मारा था। किस धर्म के बारे किससे पता चलता है? बौद्ध ग्रंथों से मालूम चलता है कि अशोक जब गद्दी बैठने वाला था तो उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। कितने भाइयों की? 99 भाइयों की हत्या करके एक कुएं में डाल दिया। किस में डाल दिया? एक कुएं में डाल दिया, और वह कुआं आज भी पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना, क्योंकि इसका जन्म पाटलिपुत्र में ही हुआ था, और पाटलिपुत्र का ही आगे नाम क्या पड़ा था? पटना। क्या पड़ा था? पटना। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हम जानते हैं कि अशोक जब गद्दी पे बैठा था तो उसने 99 भाइयों को मारा था, अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुएं में डाल दिया, और वह कुआं आज भी पटना में स्थित है, जिसका नाम क्या है? अगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। पटना के अगम कुआं आप जाकर देख सकते हैं, और पटना में अगम कुआं जो है उसी में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके डाला था। किसमें? उस कुएं में। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 304 ईसा पूर्व में तो इसका जन्म हुआ, और ईसा पूर्व जो सन होता है ये उल्टा चलता है, पता है ना? अब उल्टा चला तो 269 ईसा पूर्व में ये इसका राज्य अभिषेक हुआ, यानी कि ये गद्दी पर बैठा। कितनी भाइयों की हत्या करके? 99 भाइयों की हत्या करके। आप टेंशन मत लीजिए, मैं MCQ भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया, और राज्याभिषेक के 8 साल बाद 269 में आप खुद देखिए, जो ये ईसा पूर्व है वो माइनस की तरफ चलता है, और 8 साल इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 261 ईसा पूर्व, ठीक है। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग का इसमें वर्तमान में नाम है उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा या ओडिशा, ठीक है। कलिंग का वर्तमान में नाम है उड़ीसा या ओडिशा। कलिंग पर आक्रमण किया किसने? अशोक ने। राज्याभिषेक हुआ और 8वें वर्ष ही कलिंग पे आक्रमण कर दिया, तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लिया। कलिंग की राजधानी किस पे कर लिया? तोसली पर। एग्जाम्पल में, अगर कोई भारत पे आक्रमण करता है तो कहाँ अधिकार करेगा? तो अगर भारत पे आक्रमण करता है, अगर भारत को हराएगा तो दिल्ली पे अधिकार करेगा, क्योंकि दिल्ली ही केंद्र है। क्या है? केंद्र। तो जो राजधानी रहती है वही केंद्र होता है। तो कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली, और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद अशोक ने किस पे कब्जा कर लिया? तोसली पर। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कलिंग आक्रमण के बारे में आखिर हमको तो कहीं से कहीं तो पता चला होगा कि हम जाकर बैठ के देख कर आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। वह खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से मालूम चलता है। ये अभिलेख क्या होता है? ये अशोक को बहुत शौक था अभिलेख लिखवाने का, और खारवेल का अभिलेख जारी करता है। सुनिए, खारवेल का अभिलेख अशोक ने जारी नहीं किया था। ये जो खारवेल है, खारवेल के समय ही के हाथी गुफा का अभिलेख जारी हुआ, और उस अभिलेख से मालूम चलता है कि अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। क्लियर है? इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। इस अभिलेख से हमें मालूम चलता है, कौन सा अभिलेख? खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से मालूम चलता है कि जब कलिंग पर आक्रमण हुआ था तो उस समय राजा नंदराज था। कौन था? नंदराज था। अब आगे क्या होता है? कलिंग में हुए भीषण नरसंहार। अब नरसंहार क्या होता है बाबू? भीषण नरसंहार से जो अशोक था उसका हृदय परिवर्तन हो गया। नरसंहार होता है बूढ़े, नौजवान, इन सभी का मृत्यु, यानी कि बहुत सारे लोग मरे। वहाँ के एकदम क्या हुआ था? कलिंग की धरती बिल्कुल लाल हो गई थी, और उसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया, और वेरी घोष के स्थान पे धम घोष की स्थापना कर दी। यानी वेरी घोष यानी कि युद्ध को छोड़कर उन्होंने धर्म का प्रचार, धर्म के बारे में बताना, धर्म को अपनाना, इन सब के बारे में
इन्होंने स्टार्ट कर दिया, यानी कि धर्म को मान्यता ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया, युद्ध नीति को छोड़ दिया। किसकी वजह से? कलिंग आक्रमण में हुए नरसंहार की वजह से, भीषण नरसंहार हुआ, जिसकी वजह से अशोक ने युद्ध नीति छोड़कर भेरी घोष और धम्म घोष की क्या कर लिया? स्थापना कर लिया। ठीक है, ऐसा माना जाता है अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। यानी कई मान्यता है, कभी कभी कोई कहता है कि अशोक को वहाँ गया था, एगो लड़की नहीं पसंद आ गई थी, यही से कलिंग पे आक्रमण कर दिया। और कोई कहता है कि अशोक हाथियों के लिए कलिंग पे आक्रमण कर दिया। उस समय कलिंग में बहुत सारी हाथियाँ हुआ करती थी, तो हर जगह की अलग अलग मान्यता है। तो ऐसा माना जाता है कि अशोक ने कुछ हाथियों के लिए किस पे आक्रमण कर दिया था? कलिंग पे। कितना चोख आदमी था, कितना, मान लीजिए हाथी के लिए मार एकदम उजाड़ दिया कलिंग को बर्बाद कर दिया। ठीक है, कलिंग का आक्रमण के बाद अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया। लो, कलिंग पे आक्रमण किया और इसका हृदय परिवर्तन हो गया, नरसंहार, भीषण नरसंहार देखा और इसका हृदय परिवर्तन हो गया, और इसने किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने कहा कि अब इन लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा है। वही हाल है कि 100 चूहे मार कर बिल्ली चली हज पर, तो ये इतना का कुल कांड कर दिया, अब कह रहा है कि अब हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे। अब इसका बुढ़ौती आ गया है तनी तनी। ठीक है, तो इसने अब बौद्ध धर्म कैसे अपना लिया? तो इससे बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध, इसका भतीजा कौन था? निग्रोध। आप याद रखेंगे इस चीज को। देखो, 99 भाइयों को तो मार दिया, उसी 99 भाइयों में से एक का नाम था, क्या नाम था? सुशीम। क्या नाम था? सुशीम। और सुशीम का ही बेटा कौन था? निग्रोध था। कौन था? निग्रोध। और निग्रोध जो था वो बौद्ध धर्म के बारे में किसको बताया? अपने चाचा अशोक को बताया। कहा कि देखो देखो चाचा, तू इतना काहे उदास बैठल बड़ा, कलिंग पर आक्रमण कैल, सब खून खराबा देख ल, तू कहत कि अब युद्ध छोड़ देम, ऐसे बढ़िया बा बौद्ध धर्म अपना ला, बौद्ध धर्म ये है। अशोक सुना, कहा कि ओ माय गॉड, ऐसी बात है क्या? तू गया उपगुप्त के पास। किसके पास? किसी भी धर्म को अपनाने के लिए शिक्षा ली जाती है, दीक्षा ली जाती है, तो उसने उपगुप्त से क्या कर लिया? शिक्षा ले लिया। अपने बौद्ध धर्म की दीक्षा या शिक्षा कह सकते हैं, उसने किससे ले लिया? उपगुप्त से। निग्रोध से क्या हुआ? प्रेरित हुआ और उपगुप्त से शिक्षा ले लिया। निग्रोध इसका भतीजा था और उपगुप्त इसके गुरु हो गए। क्या हो गए? गुरु। एक गुरु के सम्मान ही कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म की यहाँ से दीक्षा ली थी। यहाँ तक अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक बार रिवीजन भी कराएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था। किस धर्म को मानता था? ब्राह्मण धर्म को मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले कौन सा धर्म मान रहा था? ब्राह्मण धर्म, और बाद में कौन सा अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, अब बौद्ध धर्म किसके प्रेरणा से अपनाया था? तो निग्रोध, अपने भतीजे निग्रोध से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान दीजिए, अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, यानी कि उसका व्यक्तिगत धर्म था, कोई एकदम लगाव बौद्ध धर्म से ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, यानी अपने राज्य में भी इसको लागू करने के लिए किसी को प्रेरित नहीं किया कि आप बौद्ध धर्म को ही अपनाओ। जैसे कि पहले के राजा क्या हुआ करते थे, अगर राजा ने जिस धर्म को अपना लिया तो प्रजा भी उसी धर्म को अपनाती थी। तो अशोक ने ऐसा नहीं किया, वो बौद्ध धर्म को तो मानते थे, पर इन्होंने अपना राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। किंतु अशोक बौद्ध धर्म का संरक्षण करते थे, यानी कि संरक्षण देते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार कराते थे। इन सब के बारे में अशोक बहुत ही अच्छे से मानते थे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजे। क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक ने प्रचार के लिए श्रीलंका में किसको किसको भेजा? तो अपनी बेटी महेंद्र और अपनी बेटी महेंद्र और अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। किस धर्म को प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म। और आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचलित है। बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत ही लोग वहाँ पे उपस्थित हैं, स्थित हैं। ठीक है, अशोक द्वारा भेजे गए प्रचारक, यानी कि
हमने अभी देखा कि अपने बेटा और बेटी को तो श्रीलंका भेजा, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको अन्य भी देशों में भेजा, जैसे अन्य राज्य, अन्य जैसे प्रचारक हो गए। जैसे यहाँ पे हमने देखा महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। ठीक है। महाधर्म रक्षित को भेजा था महाराष्ट्र। कहाँ भेजा था? महाराष्ट्र में। महाधर्म रक्षित को कहाँ भेजा था? महाराष्ट्र में। साना और उत्तरा को भेजा था सुवर्णी भूमि पर। ठीक है। और महारक्षित को भेजा था यवन देश में। ठीक है। महादेव को भेजा था मसूरी में। कहाँ? मसूरी। ठीक है। महादेव को कहाँ भेजा था? मसूर में। मसूर में भेजा था। कर्नाटक में पड़ता है मसूर, मसूरी नहीं, सॉरी, मसूर, मसूर में, मसूरी नहीं, मसूर। तो ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। तो हमने अभी देखा, क्या देखा कि जो धर्म प्रचारक देश थे, माने कि धर्म प्रचारक थे, वो कौन कौन से देश में गए? जैसे कि महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा, सना और उत्तरा को सुवर्ण भूमि में भेजा। ठीक है। महारक्षित को यवन देश भेजा, महादेव को मैसूर। ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपना राज्याभिषेक 8वें वर्ष से ही धर्म यात्रा शुरू कर दिया। यानी कि जब बौद्ध धर्म इसने ग्रहण किया था, उसके बाद इस क्या कहते हैं 8वें वर्ष बाद ही अपने धर्म की यात्रा इसने शुरू कर दी। यानी बौद्ध धर्म जब अपना लिया तो हर 8 वर्ष में स्टार्ट कर दिया कि मैं अलग अलग धर्मों के स्थानों पर जाऊंगा, जिसमें सबसे पहले यात्रा प्रारंभ की जो क्रमशः हैं। जैसे पहले गया बोध गया, कुशीनगर गया। जैसे बोध गया क्या है? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी भगवान बुद्ध की। लुम्बिनी नगर में इनका जन्म हुआ था, नेपाल में पड़ता है। कुशीनगर यूपी में पड़ता है, बोध गया बिहार में पड़ता है। कपिल वस्तु, ठीक है, सारनाथ, श्रावस्ती, ये सब क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इन जगहों पे इन्होंने क्या किया था? यात्रा की थी। किसने? अशोक ने। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अशोक ने 8वें वर्ष में क्या हुआ? धर्म की यात्रा शुरू कर दी, जिसने अशोक ने अपने शासन में 10वें वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10वें वर्ष स्वयं बोध गया गया। कहाँ गए? बोध गया की यात्रा की। सबसे पहले कहाँ की? बोध गया की यात्रा। उसके बाद 20वें वर्ष में, यानी 10वें वर्ष में बोध गया, और 20वें वर्ष में, यानी कि 10 और 10 मिला लेंगे कितना हो जाएगा? 20। 20वें वर्ष में वो गए थे लुम्बिनी, सॉरी, कहाँ गए थे? लुम्बिनी। 20वें वर्ष में गए थे लुम्बिनी नामक ग्राम में, और उसे कर मुक्त कर दिया। क्या कर दिया? कर मुक्त। क्योंकि पहले के राजा क्या हुआ करते थे, जो उनके एरिया में गांव और शहर हुआ करता था उससे कर लेते थे। तो जब अशोक 20वें वर्ष लुम्बिनी गए तो वहाँ क्या किए? वहाँ उस गांव को कर मुक्त कर दिए, और केवल 1/8 भाग ही कर लेने की घोषणा की। कर तो मुक्त किया, पर 1/8, यानी 8 किलो अगर आपके पास अनाज हो रहा है तो आप 1 किलो अनाज क्या देंगे? कर के रूप में देंगे। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर 16 किलो अनाज होगा तो 2 किलो अनाज आप कर के रूप में देंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। आप फटाफट कमेंट करके बताइए, पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? पहली आपको बता दें 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में। तो ये दोनों बौद्ध संगीति, और 483 ईसा पूर्व में ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आप दोनों बताएंगे किसके शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी? फटाफट, मैंने आपको अभी पीछे जब रिवीजन में कराया था तो बता दिया था, तो फटाफट कमेंट करके आप बता देंगे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस था। क्या थे? मोगलीपुत्तिस। ठीक है, मोगलीपुत्तिस। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई, जो 255 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। क्लियर है? अब देखिए, श्रीलंका के राजा ने, ठीक है, सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी कि अशोक ने अपने 2 भाई क्या कहते हैं, बेटे और बहन को भेजा, बेटी को भेजा था, संघमित्रा और धर्मेंद्र को। तो वो क्या हुए? श्रीलंका गए, और वहाँ के राजा जो सिंघली संप्रदाय को मानता था, किस संप्रदाय को? सिंघली संप्रदाय को। तो उस राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़ा और अशोक का बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। अशोक किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। ठीक है। अशोक के समय जो मुद्राएं थी
जो पैसे थे वो किसके थे? तो अशोक के समय जो मुद्राएं थी सोने का, यानी कि स्वर्ण मतलब होता है सोना, चांदी और तांबे आदि के हुआ करते थे। यानी कि सोना, चांदी, तांबे के सिक्के हुआ करते थे अशोक के समय, यानी कि मुद्रा बोल सकते हैं या सिक्का बोल सकते हैं। अशोक ने आजीविका संप्रदाय के लोगों को स्थित बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा दान में दिया था। अशोक ने आजीविका संप्रदाय के लोगों को, जब वो लोग तप करते थे बाहर, तो क्या हो जाते थे, कभी बारिश, धूप, गर्मी की वजह से उनका शरीर बेकार हो जाता, बीमार पड़ जाता, जिसकी वजह से अशोक ने क्या कहा कि बराबर बराबर, जो कि बिहार के आसपास में पड़ता है, वहाँ पे बोला कि मैं आपको 4 पहाड़ी दान में देता हूँ, जिसमें एक सुदामा था, कर्ण था, चौपाल था, विश्व झोपड़ी। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा अशोक ने आजीविका संप्रदाय को कौन कौन से 4, ठीक है, पहाड़ी गुफा दान में दिया था? सुदामा, कर्ण, चौपाल, विश्व झोपड़ी। सुदामा, कर्ण, चौपाल, विश्व झोपड़ी। मेरे साथ बोलेंगे, सुदामा, कर्ण, चौपाल, विश्व झोपड़ी। सुदामा, कर्ण, चौपाल, विश्व झोपड़ी। क्लियर है? अब देखिए, आजीविकाओं के लिए नागा अर्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्राप्त किया गया था। यानी दशरथ जो थे उन्होंने नागा अर्जुन गुफा बनवाया था, किसके लिए? आजीविका संप्रदाय के लिए। आजीविका संप्रदाय के लिए नागा अर्जुन गुफा बनवाया था, किसने? दशरथ ने। तो वही कह रहा, आजीविकाओं के लिए नागा अर्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, इसका अधिकारी यानी कि उत्तराधिकारी किसका? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। कौन हुआ? कुणाल। यानी कि अशोक के गद्दी पे हटने के बाद गद्दी पर कौन बैठा? कुणाल बैठा। कौन बैठा? कुणाल। अब देखिए, अशोक जो थे इनकी 5 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां? 5 थी। असंता देवी, ठीक है, कारुवाती, ठीक है, पद्मावती, ठीक है, नित्यारक्षक थी। ये 5 जो पत्नियां थी, जिसमें से अशोक सर्वाधिक प्रभाव किसका, यानी कि खूब सुंदर होगी, कौन? कारुबाकी। कौन थी? कारुबाकी खूब सुंदर होगी, इसीलिए अशोक का सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? कारुबाकी का। किसका था? कारुबाकी। आती लिख दिया यहाँ पे, इसको कैंसिल कर दो थोड़ा सा, ये लो, कारुबाकी। क्लियर है? कारुबाकी के कहने पर, ये देखो इतना सुंदर थी कि एकर कहल करते थे अशोक। तो कारुबाकी के कहने पर अशोक ने युद्ध त्याग दिया, एकदम युद्ध त्याग दिया। कारुबाकी कही, ए बुढ़ऊ कबले युद्ध लड़ब, राय दो, छोड़ छाड़ दो, कलिंग मार के एकदम तहस महस कर दल, देख लो नरसंहार, तो एकदम मूड तार चेंज हो गई और बौद्ध धर्म अपना लो। अब तो छोड़ दो बिल्कुल, अब तो एकदम छोड़ दिया। किसके कहने पे? कारुबाकी के कहने पर। और एक राजा अगर युद्ध करना छोड़ दिया तो समझ लो उसका अंतिम समय चल रहा है। कोनो ना कोनो राजा आएगा और उस पर आक्रमण करेगा और क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। अशोक ने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने जीवन में, युद्ध को बिल्कुल त्याग कर। अब देखिए, कलहड़ की जो पुस्तक है, हमने आपको बता दिया है पहले, कलहड़ की पुस्तक की क्लास मैंने कराई है पूरा टोटल। तो कलहड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार क्षेत्र कश्मीर पर भी था। यानी कि कलहड़ की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, उससे हमको मालूम चलता है कि अशोक का जो क्षेत्रफल जो था, एरिया जो था, कश्मीर तक था। कहाँ तक था? कश्मीर। अरे वही जम्मू कश्मीर, अपना उत्तर भारत की तरफ जम्मू कश्मीर। अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? इस बात को याद रखेंगे, झेलम नदी। इसको रेड से करते हैं हम। देखिए, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। यानी अशोक ने झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना किया। और ये कैसे किया, इसके बारे में मैंने जब बिंदुसार पढ़ाया है तो डिटेल में बताया है। तो झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की। और नेपाल में भी गया थे, कौन? अशोक। और वहाँ पे ललितपत्तनम और देवपत्तनम नामक नगर बसाया। ललितपत्तनम और देवपत्तनम नामक नगर को बसाया। किसने? अशोक ने। तो सबसे पहले झेलम नदी के तट पर श्रीनगर को बसाया। कहाँ से मालूम चलता है? कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से। और जो कश्मीर में क्या है, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर को बसाया। और नेपाल में ललितपत्तनम और देवपत्तनम नामक नगर को बसाया था। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेश को अभिलेखों में माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अभिलेख मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। कुछ पे लिख दो, जैसे पत्थर पे लिख दो,
उसे कहेंगे शिलालेख। पत्थर पे लिखा है तो शिलालेख। स्तंभ यानी कि ठेहा ले लो, माने कि लकड़ी ले लो और उस पर लिखवा दो तो उसको बोलेंगे स्तंभ लेख। क्या बोलेंगे? स्तंभ लेख। गुफा में घुस के, पहाड़ है उसका गुफा अंदर बना उसमें लिखवा दो तो उसे कहेंगे गुहा लेख। तो ये सब लेख इन्होंने लिखवाया है। तो ये अभिलेख आखिर में अशोक को वही सपना थोड़ी ना आ गया कि लिख दे। आखिर किसी को ना किसी को तुम देख के सीखते हो, कुछ ना कुछ देख के सीखते हो, टीचर कुछ सिखाते हैं तो उससे सीखते हो। तो ये कहाँ से सीखा? अशोक ने अभिलेख लिखने की प्रेरणा पढ़ने की सीखा कहाँ से? ईरान के राजा डेरियस से। ईरान का राजा था डेरियस, याद है ना? डेरियस प्रथम, जो किस पे कब्जा किया था? किस पे कब्जा किया था? काबुल गंधार के एरिया पे कब्जा किया था और सिकंदर आया था तो उसको हरा दिया था। तो इससे इन्होंने सीखा कि हमको क्या लिखवाना चाहिए? अभिलेख लिखवाना चाहिए लोगों को प्रेरित करने के लिए। और दया भाव भी बोलते हैं इसको। दया, डेरियस फर्स्ट या दरा बोल सकते हैं या दया बाहु भी बोल सकते हैं। ईरान के राजा डेरियस फर्स्ट से इनको डेरियस दरा और दया बाहु से क्या मिली थी? प्रेरणा मिली थी को हमको अभिलेख लिखवाना चाहिए। अशोक के अभिलेखों में भाषा प्राकृत थी। अभिलेख जो थी इनकी भाषा क्या थी? प्राकृत, यानी कि पढ़ेंगे तो क्या लगेगा? प्राकृत भाषा थी। क्या थी? प्राकृत भाषा। और लिपि, अब लिपि और भाषा में चेंज होता है। अगर हम बोल रहे हैं तो ये क्या है? भाषा है। अगर हम लिख रहे हैं तो क्या है? लिपि है। तो हमने ये लिखा यानी कि जैसे कि हमने लिखा नाम, काम, ये सब क्या लिख रहे हैं? ये हम लिख रहे हैं तो ये क्या हमारी लिपि है। और ये कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि है। कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो 4 लिपियों में लिखा गया। कितनी लिपियों में? भाषा थी प्राकृत पर 4 लिपियों में लिखा गया था। वो 4 लिपियां क्या क्या थी? सबसे पहले ब्रह्मी। कौन सी लिपि थी? ब्रह्मी लिपि थी। अब ब्रह्मी लिपि क्या है? यह सर्वाधिक भाषा में मिलती है, यानी सर्वाधिक भारत में मिलता है। सबसे ज़्यादा भारत में मिलता है कौन सी? ब्रह्मी लिपि। जो बाईं से, किधर से? बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता है। बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता है। ये देखो, ये बायां हो गया, ये दाहिना हो गया। तो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मी लिपि। क्या बोलते हैं? ब्रह्मी लिपि। उसके बाद आया खरोष्टी लिपि। 4 लिपि थी ना, अभी हमने बताया 4 लिपि। दूसरा आ गया खरोष्टी लिपि। यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिलता है। खरोष्टी लिपि कहाँ मिलता है? पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम के इलाके में मिलता है। ये दाएं से बाईं ओर, यानी कि जैसे हम उर्दू लिखते हैं वैसे दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। और ये भाषा क्या थी? प्राकृत ही थी। उत्तर से पश्चिम के मिलता है खरोष्टी लिपि, जो दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। और इससे पहले अभी हमने आपको बताया, क्या बताया था? जो कि ब्रह्मी लिपि, जो बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता था। अरमाइकर लिपि। अरमाइकर लिपि अफगानिस्तान में, अ से अरमाइकर, अ से अफगानिस्तान में मिली। अरमाइकर लिपि अफगानिस्तान में मिली। ग्रीक लिपि की बात करें तो अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिली। 2 लिपि हमको अफगानिस्तान में मिला, एक उत्तरी सीमा में जो कि ग्रीक लिपि, और अफगानिस्तान में अरमाइकर। क्योंकि जहाँ तक क्षेत्र एरिया रहेगा अशोक का वहीं तक तो, क्योंकि इसके दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने एरिया कब्जा में लिया था। जैसे अफगानिस्तान में काबुल, गंधार, कहरान, ये सब एरिया लिया था दहेज में। तो यहाँ तक तो अशोक का भी तो कब्जा होगा। अरे दादाजी का ससुरारी था, तो दादाजी का ससुरारी था, ये एरिया था कब्जा में। तो यहाँ पे भी इसने लेख लिखवाया। तो यहाँ से अरमाइकल और ग्रीक लिपि का स्तंभ मिला। और ये पाकिस्तान का एरिया था, तो पाकिस्तान से क्या मिला था? खरोष्टी लिपि। और भारत में भी मिला था कौन सी? ब्रह्मी लिपि। क्लियर है? यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए, अब अशोक के शिलालेखों को पहली बार कोई ना कोई तो पढ़ा होगा। क्यों ये उठ के आ गया? मालूम चल गया हमको। तो टी पेंथलर जो थे 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को खोजा था। यानी कि खोद रहे थे खेत, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हम बताए थे ना, खुदाई के समय निकला था। वैसे ही ये जो स्तंभ लेख हैं, चाहे शिलालेख है, चाहे अभिलेख हैं, ये खुदाई के समय ही निकले थे। और सबसे पहले ढूंढा था कौन? टी पेंथलर ने 1750 ईस्वी में शिलालेखों को खोजा। शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब लिखना, यानी पत्थर पे लिख दे तो क्या हो गया? शिलालेख। इसको पहली बार किसने खोजा था? टी पेंथलर ने 1750 ईस्वी में खोजा था। अब खोजने का तो काम कर दिया पर कोई पढ़ा आज तक नहीं। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने का और समझने का पहली बार सफलता मिली थी 1883 ईस्वी में, 87 ईस्वी में। अब देखो 87 ईस्वी की बात कर रहे हैं,
देखो 20 साल बाद क्या आ गया था, 1857 की क्रांति। तो 1837 ईस्वी में जो प्रिंसेप थे, जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ा और समझा और बताया भारत को कि हमारे भारत में एक महान शासक थे जिनका नाम था अशोक, और उन्हीं ने ये सभी स्तंभ लेख लिखवाए, और उन्हीं के अभिलेखों से हमें मालूम चला अशोक के बारे में पूरी कहानी। क्लियर है? तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने और समझने का पहला सफल 1837 ईस्वी में हुआ जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, अब देखिए अशोक ने अपने अधिकार अभिलेखों में, माने कि अधिकांश जो अधिकतर अभिलेख जो थे उसमें उनका नाम देव नाम प्रियदर्शी मिला, यानी कि देव नाम प्रियदर्शी। तो देव नाम प्रियदर्शी क्यों लिखवाते थे? तो देवों का पसंद, यानी कि देवताओं का पसंद। देव नाम प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? देवताओं का पसंद। देव नाम प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं का पसंद। तो अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में लिखवाया था, क्या लिखवाया था? देव नाम प्रियदर्शी। क्या लिखवाया था? देव नाम प्रियदर्शी। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के एरिए में गुर्जरा, कर्नाटक के एरिए में मस्की, ठीक है, नेदर, ठीक है, उदला अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक मिला। क्वेश्चन पूछेगा अशोक का नाम, अशोक हमें किस अभिलेख में मिलता है? तो गुर्जरा, कर्नाटक, मस्की, नेदर, इन सब अभिलेखों से हमें मालूम। तो मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक के मस्की और नेदर और उदलार अभिलेखों से हमें मालूम चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। देव प्रियदर्शी, उसके कुछ अभिलेखों में देव प्रियदर्शी नाम मिलता है, और अशोक के जो कुछ अभिलेख थे जैसे गुर्जरा हो गया, कर्नाटक का मस्की हो गया, नेदर हो गया, उदला अभिलेखों से हमें मालूम चलता है कि अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ मिला था। जो भब्रू अभिलेख है, भब्रू अभिलेख के बारे में बात करें तो अशोक के लिए मगध सम्राट नाम का प्रयोग किया गया। कहा जाएगा कि मगध साम्राज्य तो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मगध साम्राज्य के राजा, मगध साम्राज्य का सम्राट या राजा, मगध साम्राज्य का सम्राट या राजा की बात करें तो ये अगर लिखा हुआ कहाँ मिलता है? तो भब्रू अभिलेख में। भब्रू अभिलेख से पता चलता है कि अशोक जो था मगध साम्राज्य का सम्राट था, यानी कि अशोक के लिए मगध सम्राट नाम का प्रयोग हुआ था कहाँ? भब्रू अभिलेख में। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लाइनें और बाकी हैं। असम में अशोक को कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। असम अरुणाचल प्रदेश के बगल में पड़ता है। असम के नीचे क्या मिलेगा हमको? मेघालय। तो असम में अशोक का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, अशोक का कोई भी अभिलेख अभी तक असम से मिला नहीं है, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से बाहर था। यानी कि जहाँ से अभिलेख मिलेगा तभी तो हमको मालूम चलेगा कि, अगर ये बताओ किसी के एरिया में जाकर थोड़ी ना कब्जा कर लोगे, जो आपका एरिया है उसी खेत में, जितना आपका खेत है तो उसी में कुछ भी बोओगे कि दूसरे किसी खेत में बो दोगे? तो ऐसा नहीं है। तो जितना आपका खेत है उसी एरिया में क्या करोगे? अभिलेख लिखवाओगे, करवाओगे, जो भी करना है टोटल। तो असम में अशोक का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि अशोक का साम्राज्य इससे बाहर नहीं था, माने कि असम इनके अंडर में नहीं था अशोक के। अब देखिए अशोक जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, और इसी के स्तूपों को कई आगे शासक आएंगे जो नष्ट कर देंगे, एकदम तोड़ ताड़ के तहस महस कर देंगे। तो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें से एक अशोक स्तंभ भी है जो हमारे नोट पे, ठीक है, प्रतीक है। ये अशोक स्तंभ जिसपे 4 शेर हैं, तो ये किसका देन है? अशोक का ही देन है। अशोक ने बहुत पहले ये स्तंभ बनवाया था, लेख लिखवाया था, सत्यमेव जयते इस पे लिखवाया था। कहाँ से लिया गया था सत्यमेव जयते? आप कमेंट करके बताएंगे। जब मैं वैदिक सभ्यता पढ़ा रहा था तो उसमें आपको डिटेल में बताया था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। जो अशोक के शिलालेख है, शिला मतलब होता है पत्थर, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला शिलालेख, ऐसे बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में विभाजित किया गया है। इसे बड़े पत्थर और छोटे पत्थर में विभाजित किया गया है। किसको? शिलालेख को।
किसको? शिलालेख को। अभिलेख के बारे में बता रहे हैं कहाँ का लिखा गया होगा। दूसरा जो मैंने अभी ऊपर बताया स्तंभ लेख, इसमें दीर्घ स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया, यानी बड़ा स्तंभ माने कि पोल, ठीक है, बड़ा स्तंभ, और लघु स्तंभ मतलब छोटा पोल में विभाजित किया गया है। उसके बाद आ जाएगा गुहा लेख, यह गुफाओं में लिखा जाता था। गुफाओं में लिखा जाएगा तो गुहा लेख, लकड़ी के खंभे पे लिख दिया जाएगा तो स्तंभ लेख, और शिला मतलब पत्थर पे लिख दिया जाएगा तो शिला लेख। तो ये आपको क्लास कैसी लगी आप एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट। और आज हम फट से 5 मिनट का टाइम लेंगे और इसको रिवीजन करेंगे फटाफट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमने देखा था अशोक गद्दी पे बैठा था 269 ईसा पूर्व में, इस बात को याद रखेंगे। 269 ईसा पूर्व में बैठा, जिसमें 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। किस पे? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। 304 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ। 269 पे गद्दी पर बैठा। 304 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। बिंदुसार इसके पिता थे। इनकी माता का नाम सुबांदगी था और ये इनकी माता का अन्य नाम था धर्मा। इसका शॉर्ट नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए फटाफट, मैं इसको शॉर्ट नोट्स भी आपको दे सकता हूँ। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ठीक है, जिसका 99 भाइयों को एक कुआं में डाल दिया, जिसको अगम कुआं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगम कुआं, जो कि पटना में स्थित है। 269 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा। 269 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। किस पे? कलिंग पर आक्रमण करके वहाँ पे तोसली पर अधिकार कर लिया। किसके? तोसली पर अधिकार कर लिया। और ये सब कलिंग आक्रमण की जानकारी हमको खारवेल की हाथी गुफा से अभिलेख से मालूम चलता है। खारवेल के हाथी गुफा में पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो वहाँ का राजा कौन था? नंदीराज था। कौन था? नंदीराज। और कलिंग का भीषण नरसंहार देखने के बाद अशोक ने युद्ध नीति छोड़ दी और वेरी घोष और धर्म घोष की स्थापना कर दी। वेरी घोष और धर्म घोष को मानना स्टार्ट कर दिया। धर्म के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। धर्म के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया। कहा जाता है कि अशोक ने कुछ हाथियों के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। कुछ हाथियों के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म का जो कि उसको क्या कहते हैं प्रेरणा मिली थी निग्रोथ, उसके भतीजे निग्रोथ से, और उपगुप्त से क्या लिया था? इसने शिक्षा लिया था। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था, फिर बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म का व्यक्तिगत धर्म है। उसने अपने बौद्ध धर्म को कभी भी राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। बौद्ध धर्म ने प्रचार के लिए श्रीलंका में अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था, और अन्य लोगों को भी कई जगह भेजा, जैसे धर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा, सरा और उत्तरा को सुवर्ण भूमि भेजा। ठीक है, महारक्षित को यवन देश भेजा और महादेव को भेजा मैसूर। ठीक है, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद तो उसके 8 वर्ष बाद इसने यात्रा शुरू कर दी कि अब हम धर्म का प्रचार करेंगे और हम हर धर्म के जो हमारा धर्म है, जैसे कि बोध गया में भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, कपिल वस्तु इन्होंने जीवन व्यतीत किया था, सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में मैंने बौद्ध धर्म में पढ़ा दिया है, तो आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। 10वें वर्ष सबसे पहले ये गए थे बोध गया। सबसे पहले कहाँ गए थे? बोध गया। उसके बाद 20वें वर्ष चौंक गए लुम्बिनी, जहाँ बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और वहाँ पे कर मुक्त कर दिया और 1/8 भाग बोला कि आपको कर देना है। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, जो 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, और उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तेश। कौन थे? मोगलीपुत्तेश। ठीक है, श्रीलंका के राजा, जो श्रीलंका के राजा थे सिंघली संप्रदाय को छोड़कर, श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया, और जो अशोक थे वो किसी धर्म से भेदभाव नहीं करते थे। अशोक के समय सिक्कों की बात करें तो सोना, चांदी, तांबे का सिक्का हुआ करता था। अशोक ने आजीविका संप्रदाय के लिए क्या किया? बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान में दी थी। 4 गुफाएं क्या दिया था? दान में, जिसमें सुदामा था, कड़ था, चौपाल था, विश्व झोपड़ी था। विश्व झोपड़ी, कड़, चौपाल, सुदामा, सुदामा, कड़, चौपाल, विश्व झोपड़ी, सुदामा, कड़, चौपाल, विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, कड़, चौपाल, सुदामा। ठीक है,
किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आजीविकाओं को नागा अर्जुन गुफा दशरथ द्वारा मिला था। किसको? आजीविका संप्रदाय को नागा अर्जुन गुफा मिला था। किसके द्वारा मिला था? तो दशरथ के द्वारा। ठीक है। इसका उत्तराधिकारी कुणाल हुआ, यानी कि अशोक के बाद गद्दी पे बैठा था कुणाल। ठीक है। इनकी 5 पत्नियां थी। अशोक की कितनी पत्नियां थी? 5। असंगिता देवी, ठीक है, कारुवाकी, इसको कारुवाकी कर लेंगे आप लोग, पद्मावती, ठीक है, नित्यारक्षक थी। जो अशोक पे सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था। किसका था? कारुवाकी। और कारुवाकी के कहने पर अशोक ने युद्ध बिल्कुल त्याग दिया, एकदम युद्ध बंद कर दिया। किसने? अशोक ने। कल्हड़ की पुस्तक थी राजतरंगिणी, जिससे मालूम चलता है कि अशोक का एरिया जो था काश्मीर तक था, इसीलिए झेलम नदी के तट पर उन्होंने श्रीनगर को बसाया था। और नेपाल में ललितपत्तनम और देवपत्तनम नामक शहर को बसाया था। ललितपत्तनम और देवपत्तनम नामक शहर को बसाया, नामक नगर या शहर बोल सकते हैं, को बसाया था। ठीक है। उसके बाद अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अभिलेख माध्यम से जनता को तक पहुंचाया, बातों को किससे पहुंचाया? अभिलेख द्वारा। तो अशोक को किससे प्रेरणा मिली थी अभिलेख लिखवाने की? तो डेरियस फर्स्ट, ईरान का राजा था डेरियस फर्स्ट, जिसको दया बाहु भी कहते हैं। अशोक के अभिलेख में भाषा प्राकृत थी। अभिलेख में भाषा क्या थी? प्राकृत, पर लिपि 4 थी। लिपि 4 थी, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मी लिपि, जो दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। दूसरा आ जाएगा खरष्टी लिपि, जो पाकिस्तान में मिला, जो बाएं से बाएं की ओर मिलेगा। आर्मेकी लिपि, जो अफगानिस्तान में मिला। फिर उसके बाद एक और लिपि थी ग्रीक लिपि, जो अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिला था। तो अशोक के शिलालेख, शिला मतलब होता है पत्थर, यानी कि पत्थर के लेख को टी पैंथलर ने सबसे पहले 1750 ईस्वी में खोजा था। टी पैंथलर ने सबसे पहले अशोक के स्तंभ को खोजा था। अशोक के अभिलेख को पढ़ना और समझने में सबसे पहले 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसेप को मिला था। सफलता किसको मिला था? जेम्स प्रिंसेप को। अशोक ने अपने अधिकार अभिलेखों में अपना नाम देव प्रियदर्शी देवता का पसंद लिखवाया है। यानी अशोक ने अपने अधिकार अभिलेख में, माने कि अधिकतर अभिलेख में कहा है कि मेरा नाम देव नाम प्रियदर्शी है, जो देवताओं का पसंद कहा जाता है उसको शॉर्ट में। तो अशोक का अन्य नाम क्या हो जाएगा? देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा और कर्नाटक के मस्की और नेदर और उद्रलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा मिलता है। ठीक है। भब्रू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम का प्रयोग किया है। भब्रू अभिलेख में पता चलता है कि अशोक ने मगध सम्राट नामक का प्रयोग भी किया था। असम में अशोक का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, इससे पता चलता है अशोक का साम्राज्य वहां तक नहीं था। अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक ने शिलालेख 3 भागों में बांटा था। शिलालेख या अभिलेख, सॉरी यहाँ पे अभिलेख होगा, शिलालेख हमने लिख दिया। अभिलेख को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला आएगा शिलालेख, मतलब होता है पत्थर, जिसमें एक बड़ा पत्थर यानी बृहद शिलालेख और लघु छोटा पत्थर यानी कि लघु शिलालेख में विभाजन हुआ था। स्तंभ लेख की बात करें, स्तंभ मतलब होता है खंबा, स्तंभ लेख यानी कि दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में विभाजित हुआ था। गुहा लेख यानी कि गुफा में विभाजित हुआ था, यानी गुहा अभिलेख। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। शेयरिंग में लिखा हो एकदम, शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और आपको ऐसी ही क्लास आपको मिलने वाली है अब से, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। और इस जितने भी हिस्ट्री की क्लासेस मैंने पढ़ाई है तो आपको सारा का सारा आपको प्ले स्टोर हम कह रहे हैं, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप जाकर शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।